हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, सारा क्वेश्चन 10 बार से अधिक बार पूछा गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग वीडियो भी होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देख लीजिए 25 क्वेश्चन लिए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देख लीजिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए में ग्रसनी, बी में छोटी आंत और सी में अमाशय और डी में ग्रास नली। तो मैं आपको बता दूं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, छोटी आंत होता है। याद रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ये छोटी आंत होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए में 2 और बी में 8 और सी में 1 और डी में 4। तो मैं आपको बता दूं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ये 4 होता है। याद रखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो ये 4 होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है। ऑप्शन ए में घेघा, बी में मधुमेह और सी में क्रेटिनिज्म और डी में है बुनापन। तो मैं आपको बता दूं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, मधुमेह होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेघा रोग होता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये मधुमेह होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये घेघा होता है। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेघा होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। देख लीजिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए में टीबी और बी में मधुमेह और सी में एनीमिया और डी में है उच्च रक्तचाप। तो मैं आपको बता दूं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, एनीमिया होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये घेघा रोग होता है। याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कर्वी होता है। ये सभी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में अंडाशय को, बी में अंडाणु को और सी में अंडज को और डी में अंडकोश को। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, अंडकोश को कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, अंडकोश को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ऑप्शन ए में बाह्य दल और बी में पंखुड़ी और सी में पुंकेश्वर और डी में स्त्रीकेसर। तो मैं आपको बता दूं, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, पुंकेश्वर बनाता है। याद रखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है तो पुंकेश्वर बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में खंडन और बी में कृत्रिम विधिया और सी में पूर्ण जनन और डी में मुकुलन। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ये मुकुलन के द्वारा होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ये मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में ओटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 22 जोड़ी और बी में 23 जोड़ी और सी में 11 जोड़ी और डी में 24 जोड़ी। तो मैं आपको बता दूं, मानव में ओटोसोम की संख्या होती है तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ये 22 जोड़ी होता है। याद रखिएगा, मानव में ओटोसोम की संख्या होती है तो ये 22 जोड़ा होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में कोशिका और बी में उत्तक और सी में केंद्रक और डी इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ये केंद्रक में पाए जाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन को, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, एक बार बोलिए मन में आप, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं तो ये केंद्रक में पाया जाता है। मेरे साथ ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप रिपीट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने रक्त समूह है। ऑप्शन ए में 1 और बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो मैं आपको बता दूं, मानव में कितने रक्त समूह है तो ये 4 होता है। याद रखिएगा।
मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, तो ये 4 होता है, याद रखिएगा। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, तो ये 4 होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए में 1876, बी में 1870 और सी में है 1879 और डी में 1875। तो मैं आपको बता दूं गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है 1875 में, याद रखिएगा। गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दें, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण ये सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए में समतल दर्पण और बी में उत्तल दर्पण और सी में अवतल दर्पण और डी में सभी। तो मैं आपको बता दूं सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन ए में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी में 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सी में है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको बता दूं पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका एक है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका एक है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन ए में कैलोरी और बी में जूल और सी में ताप और डी में न्यूटन। तो मैं आपको बता दूं ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन ए में CO2 और बी में SO2 और सी में है CFC और डी में है NO2। तो मैं आपको बता दूं ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, CFC। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो लगाइएगा आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ध्यान में रखिएगा। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है, ऑप्शन ए में वायु प्रदूषण से, बी में जल प्रदूषण से, सी में मृदा प्रदूषण से और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं यूरो 2 का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये एक रखा है वायु प्रदूषण से है, याद रखिएगा। यूरो 2 का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर एक रखा है वायु प्रदूषण से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वहारी जीव है, एक सर्वहारी जीव है, ऑप्शन ए में बाघ और बी में कुत्ता और सी में गाय और डी में उपयुक्त। तो मैं आपको बता दूं सर्वहारी जीव वो जीव होते हैं जो मीट और ये अर्थात ये मांस मछली दोनों खाते हैं, वो आपका सर्वहारी जीव होते हैं। तो ये बाघ जो होता है ये केवल आपका ये मांस खाते हैं और गाय जो होता है ये शाकाहारी जीव है। तो यहाँ पे कुत्ता जो है ये दोनों चीज़ खाता है ना, तो ये आपका सर्वहारी हो जाएगा। कुत्ता जो है ये सर्वहारी जीव है ना, क्योंकि कुत्ता दोनों चीज़ खाते हैं, और तो इसलिए हम कुत्ता को यहाँ पे बोलेंगे सर्वहारी जीव। और मांसाहारी जीव वो जीव होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, और शाकाहारी जीव वो होते हैं जो केवल साग सब्जी खाते हैं, उसको हम शाकाहारी बोलते हैं। तो यहाँ सर्वहारी पूछ रहे हैं, सर्वहारी पूछा जा रहा है आपसे, तो सर्वहारी जीव वो जीव होते हैं जो दोनों खाते हैं, तो कुत्ता यहाँ पे दोनों चीज़ खाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए में 1 और बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो ओजोन का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, O3 होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, ये 3 हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो ये 3 होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना O3, यानी ऑक्सीजन के एक अणु में कितना परमाणु है? तो 3। तो क्या कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो ये 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। ऑप्शन ए में मिट्टी को और बी में वृक्षों को और सी में जल को और डी में बिजली को। तो मैं आपको बता दूं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, वृक्षों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में बायोगैस और बी में सौर ऊर्जा और सी में आपका पवन ऊर्जा और डी में कोयला। तो मैं आपको बता दूं ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, कोयला होता है, याद रखिएगा।
ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ये कोयला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम मैं पीछे बताया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए में 1870 और बी में 1970 और सी में 1980 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूँ चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, 1970 में हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, यानी वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए में 70% और बी में 75% और सी में 78% और डी में 21%। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें कि वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।